हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज अपन बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर रीनल सिस्टम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं और वो है यूरिन डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। बात करें अपन एग्जाम के व्यू से तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे ऑस्मोलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अपन देखेंगे आज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2% का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन, दोनों पर्सन की मैं किडनी ड्रॉ करता हूँ। एक पर्सन ये है ए और एक और दूसरा पर्सन है जिसकी किडनी है ये बी। ये बी पर्सन है और ये ए पर्सन है। बात करें अपन दोनों पर्सन की। ए पर्सन जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक कर रहा है। इसका वाटर इनटेक क्या है, हाई वाटर इनटेक। और बी पर्सन की बात करें तो ये पर्सन के पास क्या है, वाटर की थोड़ी कमी है, लो वाटर इनटेक। फॉर एग्जांपल ये जैसे डेजर्ट में खो गया तो इसके पास क्या है, वाटर की थोड़ी कमी है, लो वाटर इनटेक। तो नेचुरली अपन देखें जब भी बॉडी के अंदर ऐसा होता है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हाइपरवोलीमिया हो जाएगा और यहाँ बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप देखते हो कि जब भी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से किडनी क्या करती है, हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगी, हाई यूरिन। जब भी बॉडी में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो किडनी क्या करेगी, हाई अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करेगी। और जब वाटर का अमाउंट कम होगा तो यहां किडनी क्या करेगी, लो या लेस यूरिन आपको मिलेगा। दोनों कंडीशन को अगर अपन कंपेयर करें तो पर डे एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन जिसका वेट 70 kg है, नॉर्मली डाइट ले रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, उस पर्सन की बात करें तो पर डे कितना मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो फॉर्म होता है, ऑलरेडी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 600 मिली ऑस्मोल पर डे। एक दिन में कितना मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, 600। तो यहाँ पे दोनों पर्सन में 600 बनेगा, इस पर्सन में भी कितना वेस्ट बन रहा है, 600 मिली ऑस्मोल, और इसके अंदर भी 600 मिली ऑस्मोल पर डे। अब बात करें अपन इस जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करने की, तो इस किडनी के पास यूरिन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो 600 ml ही है। तो जब 600 ml ज्यादा यूरिन में ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, यूरिन में डाइल्यूशन करेगा। यहाँ पे आपको जो ऑस्मोलिटी मिलेगी यूरिन की वो क्या मिलेगी, लेस ऑस्मोलिटी, या जिसको अपन बोलते हैं हाइपो ऑस्मोलर यूरिन देखने को मिलेगा, या यूरिन का यहाँ क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, डाइल्यूशन। बात करें इस कंडीशन की, बी कंडीशन की, तो यहाँ पे आपके पास सेम मेटाबॉलिक वेस्ट है 600 मिली ऑस्मोलर पर डे, लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिन यहाँ क्या है, कम है। और लेस अमाउंट होने की वजह से किडनी यहाँ क्या करेगी, कंसंट्रेट करेगी यूरिन को, क्या करेगी, इधर डाइल्यूशन किया था और यहाँ क्या करेगी, कंसंट्रेट करेगी। और जो आपको यूरिन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइपर ऑस्मोलिटी के साथ में मिलेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि कैसे किडनी जो है डाइल्यूशन करती है या कैसे यूरिन को कंसंट्रेट करती है। तो उसके लिए अपन आज स्टार्ट करते हैं, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, कैसे कंसंट्रेशन होगा और कैसे डाइल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो एज ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर अराउंड, अपन ईच किडनी की बात करें तो अराउंड 1 मिलियन या 1.2 मिलियन के समथिंग अपने पास क्या होते हैं, बॉडी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और दोनों किडनी की बात करें तो अराउंड 2 to 2.5 मिलियन नेफ्रॉन अपने पास पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक नेफ्रॉन को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के साथ में। तो ये अपना नेफ्रॉन, ये आपका डिसेंडिंग प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूबल, फिर ये इसका नेरो पार्ट आपका, फिर लूप ऑफ हेनले से
फर्दर ये आगे जाएगा लूप ऑफ हेनले, फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, और फिर ये वाइड, और फिर आपका डीसीटी डिस्टल कॉन्वर्टर ट्यूबुल, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये कनेक्टिंग ट्यूबल्स या कनेक्टिंग ट्यूबल्स। और इधर से आपको क्या मिल रहा है, ये आपका एफरेंट आर्टीरियोल, और इधर आपका इफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ से आपको ब्लड मिल रहा है, ब्लड फ्लो इधर से हो रहा है, और ये ब्लड कहाँ जा रहा है, इधर फिल्ट्रेट होने के बाद रिमेनिंग ब्लड फिर से आपका मूव कर रहा है इधर। तो यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है या पहली चीज जो है आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो ब्लड प्लाज्मा या ब्लड है उस प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी कितनी होती है। बेसिक क्वेश्चन है कि ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, ये अपने को पहले से पता होना चाहिए। तो ब्लड की ऑस्मोलिटी अराउंड देखें तो 292 293 के समथिंग अपन एवरेज मानते हैं, 292 या 293। और अगर अपने इसको रेफरेंस वैल्यू में देखें तो 272 310 के समथिंग अपनी होती है। और इस यहाँ पे अपन अच्छे से इसको समझने के व्यू में अपन इसकी ऑस्मोलिटी लेंगे अराउंड 300। यहाँ कितनी ऑस्मोलिटी होगी आपकी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब बात करें अपन जब ये फ्लूइड यहाँ से मूव करके अंदर की तरफ मूव करेगा तो वो, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जब इस किडनी की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये किस में आएगा, आपका जो किडनी के दो पार्ट बनाए थे अपन ने, कॉर्टेक्स और एक आपका मेडुला। किडनी ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं। जब किडनी की स्ट्रक्चर्स अपन ने देखी थी तो किडनी में आपका दो पार्ट थे, जो आउटर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स दिस वन, एंड इनर पार्ट वो आपका मेडुला। तो जो ये नेफ्रॉन है वो इस टाइप से यहाँ सिचुएटेड रहेगा। ये आपका ऊपर जो है ये बोमन्स कैप्सूल, और ये नीचे तरफ ट्यूबिंग्स, एंड देन दिस मूव लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसमें प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, और नीचे जो ये पार्ट है ये किसमें प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर। तो जो नीचे वाला पोर्शन ये किसमें है, मेडुला के अंदर है, और ऊपर वाला पोर्शन किसमें है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था क्लास में कि बात करें अपन अगर इस किडनी के जो इंटरस्टिशियम है उस फ्लूइड की अगर ऑस्मोलिटी की बात करें तो ऑस्मोलिटी होती है इसकी हाइपर ऑस्मोलर होता है। अब वो हाइपर ऑस्मोलर क्यों होता है, कैसे ये हाइपर ऑस्मोलर होता है वो हम देखेंगे। तो अगर अपन बात करें कि फॉर एग्जांपल ये नेफ्रॉन आज फर्स्ट टाइम अपना वर्किंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम वर्क करेगा तो जो ये फ्लूइड आया है यहाँ पे पहुंचा है 300 मिली ऑस्मोल के साथ पर लीटर। ऑलरेडी अपन ने देखा था कि जब फ्लूइड यहाँ से मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। अराउंड 65% आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अराउंड 65% आपका क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 100% एमिनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वाटर भी अराउंड कितना हो जाता है, 65% आपका वाटर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था। तो जब ये फ्लूइड यहाँ से मूव करके नीचे पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इक्वल सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट जो आपके सोडियम क्लोराइड अमीनो एसिड वो सारी चीजें, और जो वाटर है सारा एक साथ सब एक साथ इक्वल एब्जॉर्ब हो रहा है। उसकी वजह से इसके ऑस्मोलिटी पे किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लेमन जूस बनाया कोई भी, और लेमन जूस जो है जैसे आपने एक बाउल में ये लेमन जूस बनाया, इसके अंदर आपने शुगर ऐड किया, इसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड किया, और 2 ग्लास आपने H2O ऐड किया। अब आपने क्या किया, 2 ग्लास पानी और नींबू का रस मिलाया और शुगर और सॉल्ट ऐड किया। अब इसकी ऑस्मोलिटी आपने चेक करी, मान लीजिए इसकी ऑस्मोलिटी आई 200। अब इस पूरे जो बाउल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें से आपकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 200 है। अब आपने क्या किया, इस 200 जो 2 ग्लास शिकंजी आपने जूस जो बनाया लेमन जूस, उसमें से 1 ग्लास लेमन जूस आपने बाहर निकाल दिया, और पीछे कितना बचा, हाफ अमाउंट बचा ये। अब हाफ अमाउंट की अगर ऑस्मोलिटी देखेंगे तो क्या रहेगी, सेम रहेगी,
क्योंकि आपने इक्वल अमाउंट में शुगर, सॉल्ट, वाटर सारा निकाला है, तो जो पीछे बचा वो भी इक्वल बचा है, दोनों का टेस्ट सेम रहेगा, दोनों की ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम टू सेम यहाँ हो रहा है, जितना फ्लूइड आया है उसमें से इक्वल अमाउंट में सोडियम, क्लोराइड, अमीनो एसिड, वाटर सारा इक्वल निकला है, इसलिए ऑस्मोलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, दोनों की सेम। तो यहाँ जो फ्लूइड पहुंचेगा उसकी ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी, सेम, इक्वल टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब अपन ने बोला कि ये जो है फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा है, तो मान लीजिए इसकी ऑस्मोलिटी सब जगह क्या है, ये फ्लूइड यहाँ से मूव किया, यहाँ पे इसकी 300 300 300 फॉर एग्जांपल 300, इधर भी 300, सब जगह अपन ने लिख दिया 300। और इस फ्लूइड के जो इंटरस्टिशियम है, मेडुला और जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट दोनों का, उसकी भी अपन बात करें तो जैसे यहाँ पे भी 300 300, ये आपका इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, ये इंटरट्यूबल पार्ट हो गया, यह भी 300 और यहाँ भी 300। अब कैसे इस ऑस्मोलिटी में चेंजेज आएगा और आपकी यूरिन का डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन होगा, उसी के ऊपर अपन फोकस करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा है, सब जगह इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है यहाँ पे। अब इस बात करें इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स की, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स में अपन इसको दो पार्ट में, यहां से अगर अपन बात करें इस पोर्शन से, जो ये पोर्शन है इधर वाला, ये पार्ट क्या रहेगा, वाटर परमिएबल। वाटर परमिएबल का मीन्स है यहां से वाटर इजिली अंदर बाहर जा सकता है, यहाँ परमिबिलिटी प्रेजेंट रहती है। लेकिन इधर से जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला आगे का ये पोर्शन क्या रहता है, वाटर इम्परमिएबल। वाटर इम्परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल का मीन्स है इस पोर्शन में से वाटर बाहर ना जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अब यहाँ पे स्पेशल इन सेल, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है, इन सेल में ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ कौन से चैनल पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एटीफेज और उसके साथ में क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। ये चैनल क्या करेंगे, जो आपका फ्लूइड पहुंचा है इस फ्लूइड में से क्या करेंगे, सोडियम, क्लोराइड और आपका पोटेशियम, तीनों को क्या करेंगे, यहां से सोडियम को बाहर भेज दिया, क्लोराइड को भी बाहर भेज दिया और पोटेशियम को भी, 2 क्लोराइड 1 सोडियम 1 पोटेशियम को क्या करेंगे, ये बाहर भेजते रहेंगे। जब इस जो आपका इंटरट्यूबल फ्लूइड है, इस फ्लूइड में से सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम यहाँ से बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर मूव करेगा, तो पोटेशियम, क्लोराइड, पोटेशियम ये सारे क्या है, सोल्यूट है। और सोल्यूट जब फ्लूइड में से बाहर निकलेंगे तो सोल्यूट की जो ऑस्मोलिटी है वो क्या हो जाएगी, जो फ्लूइड बचेगा पीछे उसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300 थी, और यहाँ से जब ये सोल्यूट बाहर निकलेंगे तो ये ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, कितनी पहुंच जाएगी, 200। और जब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन ने ऑस्मोलिटी कितनी लिखी थी, 300 लिखी थी, लेकिन इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जब सोल्यूट मिक्स होंगे तो इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने से यहाँ पे 300 की जगह ऑस्मोलिटी कितनी आ जाएगी, 400। ऑस्मोलिटी कितनी पहुंच गई, 400 पहुंच गई। तो दोनों के अंदर जो ऑस्मोलिटी का ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, वो कितना हो गया, अराउंड 200 मिली ऑस्मोल का आपको डिफरेंस मिल गया यहाँ पे। अब अपन फर्दर वापस स्टार्ट करते हैं, फिर से फिल्ट्रेशन होगा, फिर से फ्लूइड आएगा, एक बार में आपको 200 का डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ के फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी हो गई है, ये 300 की जगह 400, यहाँ भी 400, यहाँ से जो फ्लूइड आएगा उसकी ऑस्मोलिटी सेम रहेगी 300। जब ये फ्लूइड यहाँ पहुंचेगा इसकी ऑस्मोलिटी 300 है, लेकिन जब ये जो आपका लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट है इसके अंदर जब पहुंचेगा तो इसकी ऑस्मोलिटी अंदर वाले फ्लूइड की 300 है और बाहर वाले कितनी है, 400 है। तो बाहर वाला क्या है, हाइपर ऑस्मोलार है और अंदर वाला हाइपो ऑस्मोलार है। और इसको इक्वल करने के लिए अंदर से वाटर किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ, आपका H2O का मूव कर जाएगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएगा। अब H2O यहाँ पहुंचेगा तो इसकी 400 है और इसको भी इक्वल करके इसकी ऑस्मोलिटी कितनी पहुंचा देगा, ये 300 की जगह पे अंदर वाले फ्लूइड की ऑस्मोलिटी पे हो गई आपकी 400। अब ये 400 वाला जब इस पार्ट में पहुंचेगा इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, अब 400, पहले कितनी थी
300 थी, अब ऑस्मोलिटी हो गई 400, क्योंकि यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया थ्रू ऑस्मोसिस। जब ये 400 ऑस्मोलिटी वाला फ्लूइड अंदर प्रेजेंट है और बाहर भी जब आप यहाँ से सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सब बाहर निकलेंगे इसके अंदर से, तो जब ये इसके अंदर मूव करेंगे तो फिर से इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, 400 की जगह 600 इंक्रीज हो गई और ये फर्दर मूव करके आगे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ऑस्मोलिटी 600, इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी हो गई, 400 से 600। फिर से फिल्टर आएगा, 300 वाला है, यहाँ पे 600 है, अंदर 300 है, तो फिर से और ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और आपकी इस ऑस्मोलिटी को इक्वल कर देगा। तो यहाँ 400 की जगह कितनी पहुंच जाएगी, 600, यहाँ पे भी 600। जब ये 600 वाला यहाँ पहुंचेगा तो और ज्यादा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड क्या होंगे, आपके जो ल्यूमेन, ये जो आपका जो डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूबल है वहां से जो आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम वो बाहर निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा और ऑस्मोलिटी को क्या करेगा, इक्वल करने की कोशिश करेगा। तो जब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाहर आएंगे तो ये ऑस्मोलिटी कहाँ पहुंच जाएगी, और फर्दर इंक्रीज होके 800, और उसके बाद यहाँ सब 800 हो गई और ये 800, और फिर से फिल्टर्ड होगा, फिर से ये आगे चलेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहाँ पे 300 वाला आया, अब 800 हो गई, तो ये और ज्यादा वाटर को रिएब्जॉर्ब करेगा, इसकी 800 हो जाएगी। फर्दर 800 वाला जब आगे पहुंचेगा तो यहाँ से सोडियम पोटेशियम एब्जॉर्ब होंगे, इसकी 1000 से कितनी हो जाएगी, 800 से 1000, और 1000 से बढ़ के आगे जाके कितनी हो जाएगी, 8 जो लास्ट होती है वो हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपको ऑस्मोलिटी देखने को मिलेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। तो यहाँ पे अपन ने देखा 300 था, 300 से बढ़ के 400, 600, 1000, 1200 तक पहुंची। कैसे पहुंची समझ में आ गया, सिंपल सा है। जब अपन ने देखा कि 300 वाला फ्लूइड मूव कर रहा था तब किसी टाइप का कुछ भी आपके पास ऑस्मोलिटी के लिए नहीं था। जब 300 वाला फ्लूइड यहाँ से मूव किया, जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आपके इंटरस्टिशियल रीअब्जॉर्ब होकर इंटरस्टिशियम में आ गए। इसकी वजह से इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कम हो गई और इसकी बढ़ गई थी। जब ये बड़ा हुआ फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट था और जब ये फर्दर और ज्यादा आपका फिल्ट्रेट आया तो इसकी ऑस्मोलिटी 400 थी और अंदर 300 थी, तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ऑस्मोलिटी बढ़ी और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा। और इसी को अपन बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, जो करंट है उसका मल्टीप्लायर हुआ। जो करंट है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर हुआ है, ये 200। और आगे अपन देखें तो इस पोर्शन में यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप की जो सेल्स पाई जाती है, इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल पाए जाएंगे। तो ये सेल भी क्या करेगी, आपके सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगी। यहां से भी क्या हो जाएगा, सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो फिर से इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, 200 से ऑस्मोलिटी कितनी पहुंच जाएगी, 100, और इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाएगी इंटरस्टिशियल वाले फ्लूइड की। तो यहाँ पे पहुंच गया 100, फर्दर और सोडियम और एब्जॉर्ब होगा तो ये एट लास्ट पहुंच के कितनी ऑस्मोलिटी पे पहुंच जाएगा, 60 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपको ऑस्मोलिटी देखने को मिलेगी। तो यहां तक अपन ने देखा ऑस्मोलिटी कैसे इंक्रीज हो रही थी, वो सब अपन ने देखा। नेक्स्ट कुछ ड्रग्स जो देते हैं अपन पेशेंट को, जैसे आपकी फ्रूसामाइड जो एंटी डायरेटिक ड्रग है, या फिर जो थियाजाइड है उनकी, कभी कभी उनका क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ वर्क करती है। तो जो फ्रूसामाइड ड्रग है वो इसी चैनल पे एक्ट करती है, इन्हीं सेल पे आके क्या करती है, यहाँ पे आपकी फ्रूसामाइड ड्रग है वो जो एक्ट करती है, फ्रूसामाइड, और जो थियाजाइड है वो यहाँ आके आपकी एक्ट करती है, थियाजाइड। जो आपका डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूबल है वहां पे जाके आपकी कनेक्ट करती है थियाजाइड, और जो डिस्टल कॉन्वेंटेड का जो स्टार्टिंग पोर्शन है यहाँ पे लूप ऑफ हेनरी से जस्ट ऊपर, वहां पे जो पोर्शन है वहां पे आपकी एक्ट करती है फ्रूसामाइड। तो ये तो पहला हो गया आपका कि कैसे जो आपका से इंटरस्टिशियम है उसकी ऑस्मोलिटी हाइपर रहती है, इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलिटी हाइपर है, और जो आपका जैसे जैसे ये फ्लूइड आगे मूव कर रहा है इसकी ऑस्मोलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये अपन ने पहला कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की और अंदर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कम रहती है। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करें कि ये ऑस्मोलिटी कैसे मेंटेन रहती है, या और कौन सा फैक्टर है जो इस ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फैक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं यूरिया रिसाइक्लिंग। एक और प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलेंगे यूरिया रिसाइक्लिंग।
यूरिया रिसाइकलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपका यहां से ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से लेके ये पूरा जो पोर्शन होता है यहां तक, अराउंड दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, यहां तक पूरा क्या रहता है, यूरिया जो है बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब इस पोर्शन में ना तो बाहर आ सकता है ना ही अंदर जा सकता है। तो इसको अपन बोलते हैं यूरिया इम्परमिएबल पार्ट है ये। यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब इस पार्ट से नहीं हो सकता है। एब्जॉर्प्शन हो सकता है तो कहाँ से हो सकता है, सिर्फ इस पार्ट से, या फिर जो ये पूरा आगे का आपका पार्ट है इसमें से हो सकता है। इधर वाले पार्ट से यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जब यूरिया यहाँ से पास होके, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम अमाउंट में होता है क्योंकि उसको हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो जब यूरिया यहाँ से होके जब यहाँ पहुंचेगा, इस पार्ट के अंदर 60 मिलीओस्मोल है और इसके अंदर आपका यूरिया भी प्रेजेंट है। यहाँ पे यूरिया आपका अमाउंट प्रेजेंट है क्योंकि यूरिया कहीं पे भी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। जब ये यूरिया यहाँ से पहुंचेगा इस पोर्शन में, तो यहाँ पे इसके स्पेशल टाइप के चैनल पाए जाते हैं और ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और यूरिया कहाँ जाएगा, इस फ्लूइड में जाएगा। जब यूरिया इसके अंदर मिक्स होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो इसकी ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। इसलिए फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या रहेगा, और फर्दर हाइपर ऑस्मोलर रहेगा। और ये यूरिया क्या होगा, यहाँ से आके फिर से किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर आके फिर से मिक्स हो जाएगा और फिर ये वापस इस सेल में, इस ट्यूब से यहाँ पहुंचेगा, फिर से मिक्स होगा। तो ये यूरिया एक्सक्रीट आउट होने से पहले बार बार क्या होता है, रिसाइकलिंग करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। एक्सक्रीट आउट होने से पहले बाहर आया, इसमें मिक्स हुआ, फिर गया, फिर आया, तो इसने ऑस्मोलिटी भी इंक्रीज करी और बार बार क्या किया, यूरिया का रिसाइकलिंग किया। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, वो थर्ड जो चीज है वो है कि कैसे ये करंट जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है। जो ऑस्मोलिटी है वो कंटिन्यूसली क्या रहती है, मेंटेन, कैसे हाइपर ऑस्मोलर रहता है। तो उसके लिए जो समझने वाली चीज है वो है कि एक जो स्पेशल टाइप की जो वेसल्स मैंने आपको कैपिलरीज बताई थी, आपको याद हो तो उसको अपन ने बोला था वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा अपन ने डिस्कस किया था कि जो ऐसे नेफ्रॉन जिनका बोमन कैप्सूल नियर टू मेडुला होता है, उनकी जो कैपिलरीज होती है वो राउंड ट्यूब में राउंड ना होके सीधी ऐसे निकलती है, उसको अपन बोलते हैं वाजा रेक्टा। तो ये वाजा रेक्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब यहां से फ्लूइड एंटर होगा तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 300 है। और जब यहां से निकलेगा तो हम देखेंगे भी, इस फ्लूइड की अपन ने बात की, ऑस्मोलिटी कितनी है, प्रोग्रेसिवली क्या हो रही है, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 बढ़ती जा रही है। जब ये फ्लूइड यहां से इस वासा रेक्टा में एंटर होगा तो यहां पे ऑस्मोलिटी इक्वल है, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो इधर ऑस्मोलिटी क्या है, हाई है, और इधर ऑस्मोलिटी क्या है, लो है। इस हाई और लो ऑस्मोलिटी को इक्वल करने के लिए वासा रेक्टा क्या करेगा, जो इसके अंदर वाटर है यहां से क्या करेगा, वाटर को इधर भेज देगा और इसके अंदर से क्या करेगा, सोल्यूट को रीअब्सॉर्ब कर लेगा और ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ वाजा रेक्टा की ऑस्मोलिटी कितनी पहुंच गई, 400। यहाँ पहुंचा तो इसकी ऑस्मोलिटी 600, सेम यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे इसकी 1200। सोल्यूट और H2O का एक्सचेंज करके वाजा रेक्टा ने क्या किया, सारी जो आपकी ऑस्मोलिटी थी उसको इक्वल कर दिया। लेकिन अगर ये वाजा रेक्टा सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता, सीधा होता, अगर ऐसे नहीं होता ये, तो क्या होता है, ये सारे सोल्यूट क्या होते हैं, यहाँ से निकल के आपके बाहर निकल जाते हैं और यहाँ की ऑस्मोलिटी को लो कर देते हैं, आपकी हाइपर ऑस्मोलर स्टेट मेंटेन नहीं रहती। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, नेचर ने इसको कैसे बनाया, रिवर्स वापस बनाया। तो जब ये फ्लूइड यहाँ 1200 ऑस्मोलिटी के साथ इधर मूव करेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ कितनी ऑस्मोलिटी है, 1000 और इधर 1200। तो यहाँ से सोल्यूट किधर मूव कर जाएंगे, सोल्यूट, और यहाँ से H2O इसमें आ जाएगा। सोल्यूट और H2O का एक्सचेंज होगा और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ऑस्मोलिटी फिर से क्या होती जाएगी, यहाँ की ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी और इधर की ऑस्मोलिटी जब ये लास्ट पहुंचेगा तो इसकी ऑस्मोलिटी मिलती है आपको 325 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऑस्मोलिटी में डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ ओनली जो सिर्फ कितना इसने जो आपके सोल्यूट है वो लिए 25
मिली ऑस्मोलिटी बढ़े उतने ही सॉलिड इसके पास बचे, बाकी सारे वापस क्या कर दिए, इसके अंदर वापस डाल दिए। इसी के थ्रू क्या रहती है आपकी ऑस्मोलिटी हर टाइम मेंटेन रहती है। वाजा रेक्टा के थ्रू क्या रहेगी आपकी ऑस्मोलिटी एवरी टाइम मेंटेन रहेगी। तो ये था कैसे आपकी ऑस्मोलिटी को ये नेफ्रॉन जो है मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ अपन ने देखा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड जो चीज है। अब जो यहाँ यूरिन जो फिल्ट्रेट होके पहुंचा उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 60 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहीं से डिटरमाइन होगा कि अब ये फ्लूइड आगे जाके डाइल्यूशन में जाएगा या कंसंट्रेशन में जाएगा। तो इसकी बात करें तो यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है किसका है, एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं एडीएच हार्मोन। यहाँ किसका वर्क रहेगा, एडीएच हार्मोन का। ये एक सेल है आपकी, प्रिंसिपल सेल है जिसको अपन बोलते हैं पी सेल। ये प्रिंसिपल सेल क्या करती है, इसमें स्पेशल टाइप के किसके चैनल पाए जाते हैं, ये प्रिंसिपल सेल एडीएच के, यहाँ पे एडीएच के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन आएगा और इसको क्या बना देगा, वाटर परमिएबल। ये पार्ट वैसे नॉर्मली वाटर परमिएबल नहीं होता है, बट एडीएच की वजह से किसमें हो जाएगा ये वाटर परमिएबल। और वाटर परमिएबल बनेगा तो जो ये फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलिटी यहाँ पे बहुत ही हाइपो ऑस्मोलार है, ये 60 मिली हाइपो ऑस्मोलार। जब ये फ्लूइड यहाँ से इधर पहुंचेगा तो इन जो वाटर पोर्ट है इनके थ्रू वाटर कहाँ रिएब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा इंटरस्टिशियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 60 से 100, 200, 500 जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा उतनी ऑस्मोलिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इन सब की बात करें तो जो लास्ट में यूरिन मिलेगा, जब एडीएच होता है, एडीएच जब काम करेगा तो यूरिन कैसा बनेगा, वाटर सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो सोल्यूट है वो सारे उसमें क्या हो जाएंगे, यूरिन में कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो एडीएच की प्रेजेंस में यूरिन कैसा आएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। और जब आपको डाइल्यूटेड यूरिन चाहिए तो उस टाइम एडीएच फंक्शनिंग में नहीं होगा। जब एडीएच फंक्शनिंग में नहीं होगा तो ये जो आपके वाटर पोर्ट है ये ओपन नहीं होंगे। वाटर पोर्ट ओपन नहीं होंगे तो ये सारा 60 मिली हाइपर ऑस्मोलर यूरिन आएगा और पर्सन को क्या मिलेगा, डाइल्यूटेड यूरिन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था प्रोसेस की कैसे यूरिन यहाँ पे फॉर्म, जो यूरिन की जो आपका फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी ऑस्मोलिटी चेंज हो रही है, कैसे हाइपर ऑस्मोलर हाइपो ऑस्मोलर हो रहा है, वो सारा प्रोसेस अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मेन जो मैकेनिज्म थे दो थे, पहला एक हाइपर ऑस्मोलिटी मेंटेन करके रखना, उसी के थ्रू सारा डाइल्यूशन कंसंट्रेशन हो रहा है, और दूसरा था आपका एडीएच। हाइपर ऑस्मोलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे जो ये चैनल है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, इनके थ्रू जितना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का उतनी ज्यादा इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी फ्लूइड की। और दूसरा था अपने पास कि एडीएच हार्मोन, अगर एडीएच की प्रेजेंस है, एडीएच का अमाउंट ज्यादा है तो यूरिन आएगा कंसंट्रेटेड यूरिन, और अगर एडीएच नहीं है तो यूरिन आएगा आपका डाइल्यूटेड यूरिन। तो जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में H2 होता है तो उस टाइम में जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होता है और उसकी वजह से आपका यूरिन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड आता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया हो जाता है, वॉल्यूम का अमाउंट कम हो जाता है, तो एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और उसकी वजह से आपका यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन आपको देखने को मिलता है। तो ये था ऑस्मोलिटी के बेस पे। तो आपको ये ऑस्मोलिटी ध्यान रखनी है, कैसे ऑस्मोलिटी चेंज हो रही है। तो ये यहाँ एक बार जस्ट इसको ब्रीफली जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कैसे ऑस्मोलिटी थी। तो यहाँ अपन ने देखा ऑस्मोलिटी कैसे चेंज हुई थी, 300, 400, 600, 800, 1000 और 1200। जैसे जैसे ये फ्लूइड मूव करेगा यहाँ पहुंचेगा, इस पार्ट में यहाँ की जो सेल्स है वो क्या करती है, सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को, इनको क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। और जब इनको रीअब्जॉर्ब करेगी तो उसकी वजह से इनकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ऑस्मोलिटी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ की ऑस्मोलिटी क्या होती जाएगी, हमेशा इंक्रीज हो जाती है। और इसी यही रीजन होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलिटी क्या रहती है, हाई रहती है। और दूसरा क्या था अपने पास मैकेनिज्म, वो था एडीएच हार्मोन। अगर एडीएच की प्रेजेंस में अगर कुछ हो रहा है, एडीएच प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका कंसंट्रेटेड यूरिन। और अगर एडीएच प्रेजेंट नहीं है, एडीएच अब्सेंट है, तो कौन सा यूरिन आएगा, डाइल्यूटेड यूरिन। तो ये था यूरिन के बारे में, डाइल्यूटेड यूरिन एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर जो अपना एनाटॉमी का पोर्शन रिमेनिंग है उसके बारे में। तो अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट है
तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।